हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आर्ट्स में। आज हम सब क्लास 12 के इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम होगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, यानी इसे अगर इंग्लिश में अगर बोला जाए तो बोला जा सकता है द थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। और ये चैप्टर 4 होगा जो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आते हैं इसके प्रश्नों पे, और इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी आपको बताया जाएगा, और क्या सवाल आपको किस तरह से लिखना है उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा है क्या, यानी व्हाट इज अ परफेक्ट कंपटीशन। व्हाट इज अ परफेक्ट कंपटीशन है क्या? तो कहा गया है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की वो स्थिति होती है, बाजार की वो स्थिति होती है जिसमें बहुत अधिक क्रेता होते हैं। क्रेता कहने का मतलब हो गया खरीदार, कंज्यूमर भी बोला जा सकता है। बहुत अधिक क्रेता होते हैं तथा बहुत अधिक विक्रेता भी होते हैं, यानी बेचने वाले भी व्यक्ति होते हैं। आप भी अगर बाजार जाते होंगे तो देखते होंगे कि वहाँ पे खरीदारों की भी संख्या बहुत अधिक होती है और बेचने वाले लोगों की भी संख्या अधिक होती है। कहा गया कि वस्तु के क्रय और विक्रय, वस्तु के क्रय और विक्रय के लिए परस्पर इतनी प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा को इंग्लिश में हम लोग कंपटीशन कहते हैं, कि संपूर्ण बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित होता है। कहा गया है कि अगर मार्केट जाइएगा तो कंपटीशन इतना वहाँ पे ज़्यादा होता है कि वस्तु की कीमत में कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी सभी जगह वस्तु की कीमत लगभग एक समान होगी। याद रखिएगा, इसी को पूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है। अब कहा गया है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषताएं को लिखिए। तो पहला है कि क्रेताओं और विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होगी। विशेषताएं पहली है कि वहां पे क्रेता भी बहुत अधिक होंगे और वहां पे विक्रेता भी बहुत अधिक होंगे। दूसरा दिया गया है कि एक समान या समरूप वस्तु होगी, यानी वस्तु भी एक समान आपको वहां पे देखने को मिलेगा। पूर्ण ज्ञान होगा वहाँ पे, यानी जानकारी आपको पूर्ण होनी चाहिए, और साथ ही साथ स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन, आप वहाँ आसानी से जा सकते हैं, वहाँ से आ भी सकते हैं। ये सारी विशेषताएं हैं किसकी? तो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की ये सब फीचर्स है। फीचर्स यानी विशेषताएं हैं। इसके अलावा पूर्ण गतिशीलता होगी, स्वतंत्र निर्णय लेना होगा, यानी यहाँ पे आप स्वतंत्र निर्णय भी ले सकते हैं। ये सारी बातें किसके बारे में बताई जा रही है? तो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताई जा रही है। इसके बाद हम लोग समप्राप्ति या आगम, देखिएगा कि जितने भी रेफरेंस बुक्स है उसमें आगम दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी इसे हम लोग समप्राप्ति देता है। तो मेन आप लोग को जानना होगा, इंग्लिश लेटर को जानिएगा, इंग्लिश में कोई बदलाव नहीं आएगा। और हमारा जो बोर्ड है वो भी बोलता है कि अगर हिंदी में त्रुटि आती है तो की वैल्यू जो है वो इंग्लिश से जांची जाएगी। तो ये भी याद रखिएगा कि रेवेन्यू के बारे में, रेवेन्यू को हिंदी में समप्राप्ति या आगम कहते हैं। कहीं कहीं आपको आगम भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको समप्राप्ति भी देखने को मिलेगा, दोनों का मतलब एक ही है। तो रेवेन्यू है क्या, या रेवेन्यू से क्या अभिप्राय है? तो कहा गया है कि समप्राप्ति यानी रेवेन्यू का अभिप्राय उस विक्रय राशि से है जिसे फर्म अपना उत्पादन बेचकर प्राप्त करता है या करती है। कहा गया है कि समप्राप्ति रेवेन्यू क्या है? एक राशि है। रेवेन्यू एक तरह से क्या है? राशि है। और ये राशि कैसे प्राप्त होगा? तो जब कोई फर्म उसे बेचकर जो पैसे कमाएगा, दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू, यानी जब किसी सामान को बेचा जाएगा और बेचने के बाद जो वहां से अर्निंग होगा, जो पैसे आएंगे, उसी को जनरली क्या कहा गया है? यहाँ पे रेवेन्यू कहा गया है। डूले के अनुसार, चलिए डूले जो इकोनॉमिक्स थे यानी अर्थशास्त्री है, उन्होंने क्या कहा? तो कहा गया कि एक फर्म का समप्राप्ति यानी रेवेन्यू उसकी बिक्री, प्राप्ति या वस्तु की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्तियां हैं। मौद्रिक यानी मनी के रूप में जो प्राप्त होते हैं, उसी को हम लोग जनरली क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहा जाता है। तो ये डूले ने कहा था, और इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे दिया गया है कि टोटल रेवेन्यू किसे कहा जाता है, यानी कुल संप्राप्ति। कुल संप्राप्ति यानी टोटल रेवेन्यू किसे कहा जाएगा? रेवेन्यू की तीन धारणाएं हैं, याद रखिएगा। रेवेन्यू यानी संप्राप्ति की तीन कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ना है टोटल रेवेन्यू, दूसरा में आपको पढ़ना है सीमांत संप्राप्ति जिसे हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं, और तीसरा में आपको औसत संप्राप्ति यानी एवरेज रेवेन्यू के बारे में पढ़ना है। तो बारी बारी से इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से इसे समझेंगे। जब आप हमारा चैप्टर 3 देखे होंगे तो उसमें हम लोग मांग के बारे में पढ़े थे, वहाँ भी आपको मिला होगा, कुल मिला होगा, औसत मिला होगा,
या सीमांत मिला होगा, तो देखिए नाम आपका बदलते जाएगा, ये चीज़ आपका चेंज नहीं होगा। कुल, सीमांत और औसत ये बदलेगा नहीं, ये बदलेगा तो ये बदलता है। लेकिन तो जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ये बदलने के साथ इसका जो नियम है वो नहीं बदलता है, इसका नियम जो है वो कभी आपका नहीं बदलेगा। अब देखिए, अगर आपने हमारा चैप्टर 3 का वीडियो देखा होगा, वहाँ से पता चल जाएगा कि कुल जो डिमांड था वो किस तरह से वहाँ मांग की बातों को बताया जा रहा था। कहा गया है कि किसी फर्म का कुल आगम, अभी बताए थे हमने, आगम मतलब क्या होता है, संप्राप्ति भी होता है, याद रखिएगा। तो किसी फर्म का कुल आगम एक इकाई कीमत तथा कुल विक्रय की गई इकाइयों के गुणनफल द्वारा प्राप्त राशि को कुल संप्राप्ति कहा जाता है। यानी कहा गया है कि किसी फर्म के द्वारा जो वस्तुएं बेची जाएगी उसकी एक इकाई के गुणनफल से जो पैसे प्राप्त होंगे वही क्या कहलाएगा, कुल आगम कहलाएगा। यानी टोटल रेवेन्यू आपको निकलना है तो उसके एक आगम का प्राइस से टोटल इकाइयों को क्या कर दिया जाएगा, मल्टीपल कर दिया जाएगा। अगर और अच्छी तरह से आपको समझना है तो यहाँ समझिएगा कि एक विक्रेता है, एक इकाई का मतलब कोई एक वस्तु, एक इकाई का मतलब समझिएगा, एक वस्तु को अगर वो 10 रुपये में बेचता है, एक वस्तु को कितने रुपए में बेचता है, अगर वो 10 रुपये में बेचता है, उसके पास 500 वस्तुएं हैं, उसके पास कितनी वस्तुएं हैं, 500 वस्तुएं हैं, तो 500 वस्तुओं को वो कितने में बेचेगा, 500 वस्तुओं को वो कितने में बेचेगा ये देख लीजिएगा। तो 500 वस्तुओं को वो 500 को किससे मल्टीपल कर दिया जाएगा, 10 से मल्टीपल कर दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। और यही टोटल रेवेन्यू कहलाता है, यही क्या कहलाएगा, आपका टोटल रेवेन्यू कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एक इकाई की जो कीमत होती है, अगर आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है तो एक इकाई की जो कीमत होगी और आप जितना इकाई बेच रहे हैं उसको उससे मल्टीपल कर दीजिए कीमत से, तब आपका टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। उसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है सीमांत संप्राप्ति यानी मार्जिनल रेवेन्यू पूछा जा सकता है। तो कहा गया है कि उत्पादक या फर्म को वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के बिक्री से जो अतिरिक्त आगम यानी रेवेन्यू, जो अतिरिक्त रेवेन्यू प्राप्त होगा उसी को हम लोग सीमांत क्या कहेंगे, सीमांत संप्राप्ति या सीमांत यानी मार्जिनल रेवेन्यू कहेंगे। इसको भी समझने का तरीका है। तो कहा गया है कि एक अतिरिक्त, मान लीजिए इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, जैसे कोई एक वस्तु है, एक वस्तु का कीमत 10 रुपया है, दूसरी वस्तु अगर 2 वस्तुएं बेचते हैं तो मान लीजिए कि 20 रुपया हो गया, और तीसरी वस्तु बेचते हैं तो 30 रुपया हो गया। तो कहा गया कि एक अतिरिक्त इकाई के बढ़ाने से यहाँ जो अतिरिक्त पैसा जो आपको मिला यही आपका कहलाएगा मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा। यानी अगर मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है आपको तो टोटल रेवेन्यू सेकंड में से पहले रेवेन्यू को क्या करना होगा, टोटल फर्स्ट रेवेन्यू को घटा दीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत संप्राप्ति आपका यानी सीमांत आगम आपका निकल जाएगा। दूसरा तरीका भी है, आपको दिया गया है यहाँ पे कि डेल्टा टोटल, डेल्टा क्या बताता है, उसके परिवर्तन को बताता है। डेल्टा क्या बतलाएगा, उसके परिवर्तन को बताएगा। तो डेल्टा यानी टोटल रेवेन्यू को टोटल मात्रा से क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से भी आप मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत संप्राप्ति निकाल सकते हैं। आगे आते हैं, कहा गया है कि सीमांत संप्राप्ति यानी एमआर और कुल संप्राप्ति यानी टीआर में क्या संबंध है। आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा गया, एमआर और टीआर में रिलेशन बताइए, एआर और टीआर में क्या बताइए, रिलेशन बताइए। तो चलते हैं इसके रिलेशन को देखते हैं। और ये आपके लिए वीवीआई है, ये आपके लिए बोर्ड के लिए वीवीआई है कि एमआर और टीआर में क्या संबंध है। तो कहा गया है कि जब एमआर घटता है तो टीआर में घटती दर से वृद्धि होगी। कहा गया है कि जब एमआर, अब यहाँ पे एमआर है कहाँ पे, तो एमआर है यहाँ पे और टीआर कहाँ है, यहाँ पे। तो कहा गया कि जब एमआर घटता है, अब यहाँ पे हम लोग देखिएगा एमआर क्या हो रहा है, घट रहा है। एमआर क्या हो रहा है, घट रहा है। कितना घट रहा है, 2 घट रहा है। यहाँ भी 2 घट रहा है, यहाँ भी 2 घट रहा है। तो कहा गया है कि जब एमआर घटता है तो टीआर में घटती दर से वृद्धि होगी। घटती दर से क्या होगी, वृद्धि होगी। वृद्धि तो हो रहा है,
देखिएगा यहाँ पे कितने का वृद्धि हुआ, 18 का वृद्धि हुआ। चलिए यहाँ पे कितने का वृद्धि हुआ, 16 का वृद्धि हुआ। यहाँ पे कितने का वृद्धि हुआ, 14 का वृद्धि हुआ। यहाँ पर कितने का वृद्धि हुआ, तो 12 का वृद्धि हुआ। तो कहा गया है कि जब एमआर क्या हो रहा है, घट रहा है, एमआर घट रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी बढ़ ही रहा है। कितना बढ़ रहा है, 18 बढ़ा यहाँ, लेकिन बढ़ रहा तो है, टीआर में घटती दर से वृद्धि हो रही है। यानी पहले के मुकाबले कहा गया है कि पहले जितना बढ़ता था सेकंड वाले में उतना नहीं बढ़ा है। यानी पहले वाले में कितना बढ़ा, 18 बढ़ा, तो दूसरे वाले में 16 ही बढ़ा, तीसरे बारे में मात्र 14 ही बढ़ा, 14 ही बढ़ा। तो यही बताया जा रहा है कि जब एमआर घटता है तो टीआर में घटती दर से वृद्धि होगी, और जब एमआर बढ़ता है तो टीआर में बढ़ती दर से वृद्धि होगी। टीआर में क्या हो जाएगा, बढ़ती दर से वृद्धि होगी। अगर इसी को आप उल्टा कर दीजिए, नीचे से ऊपर की ओर जाइएगा, तो कहा गया है कि एमआर जब बढ़ेगा तो इसमें बढ़ती तो होगी लेकिन बढ़ते दर से, यानी जस्ट इसका अपोजिट हो गया है। कहा गया कि जब एमआर शून्य हो जाए, जब एमआर क्या हो जाए, शून्य हो जाए, एमआर क्या हो गया, यहाँ पे शून्य हो गया, तब टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। जब टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। देखिए जब मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू अगर शून्य हो गया तो टोटल रेवेन्यू वहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो गया। इसीलिए आपको ग्राफ के चार्ट के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, तो आपकी इस चीज़ को समझ लें। अगर सिर्फ इसको दे दिया जाता तो आपको रट्टा मारना पड़ जाता, लेकिन अगर ग्राफ के माध्यम से आप देखिएगा तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ आसानी से समझ सकते हैं और आप अपने एग्जाम में इस चीज़ को आसानी से ग्राफ के माध्यम से भी सर को, अपने टीचर्स को समझा सकते हैं और बोर्ड में आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, कहा गया कि जब एमआर ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक का मतलब होगा नेगेटिव, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव होता है, तब टीआर घटना आरंभ होता है। देखिए ये नेगेटिव हुआ और यहाँ से देखिए टीआर क्या हो गया, घटना शुरू हो गया। 110 था, 110 से कहाँ पहुँच गया, 108 पे पहुँच गया। यानी जब कहा गया है कि मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आगम जो है, आगम का मतलब बता दिए थे, संप्राप्ति की रेफरेंस बुक में आपको आगम मिलेगा और एनसीईआरटी में आपको संप्राप्ति मिलेगा। तो कहा गया है कि जब ये घटेगा तो हमारा टोटल रेवेन्यू भी क्या होगा, घटेगा। आगे हम लोग देखते हैं एमआर और एआर के संबंध के बारे में। क्या है दोनों के बीच, एमआर यानी मार्जिनल रेवेन्यू, एआर मतलब एवरेज रेवेन्यू। कहा गया कि यदि एआर यानी एवरेज रेवेन्यू समान रहेगा या स्थिर रहेगा, तब एमआर और एआर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिएगा एआर का वैल्यू कितना दिया जा रहा है, 20 दिया जा रहा है, और एमआर का वैल्यू भी कितना दिया जा रहा है, 20। इसका मतलब हो गया कि जब ये स्थिर हो गया, रुक गया, तो ये एमआर के क्या हो गया, बराबर हो गया। वहीं दूसरे लाइन में आप देख रहे हैं कि यदि एआर घट रहा है, एआर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। 20 था 19 हो गया, 19 था 18 हो गया। यानी जब एआर घट रहा है तब एआर का जो वैल्यू है एमआर से भी ज़्यादा है। यानी यहाँ पे भी ये भी तो घट रहा है, एमआर भी तो घट रहा है, लेकिन अगर दोनों का वैल्यू देखा जाए तो एआर का वैल्यू जो है वो एमआर के मुकाबले ज़्यादा है। यहाँ पे 1 घट रहा है तो यहाँ पे 2 घट रहा है। यही बात आपको यहाँ पे बताया गया है कि यदि एआर घट रहा है तब भी एआर का वैल्यू जो होगा वो एमआर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और कहा गया कि एमआर ऋणात्मक हो सकता है, यानी एमआर देखिएगा तो यहाँ नेगेटिव दिया गया है, लेकिन एआर जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, याद रखिएगा। और ये तीनों पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको यहाँ पे बताना होगा दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। नेक्स्ट है उत्पादन या फर्म संतुलन क्या होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्पादन या फर्म का संतुलन बताइए। तो कहा गया है कि उत्पादक की संतुलन की अवस्था उस समय होती है जब उसका लाभ अधिकतम होगा। जब उसका लाभ क्या होगा, अधिकतम होगा। उसका लाभ क्या होगा, अधिकतम होगा। और अधिकतम लाभ के लिए फर्म के कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू को कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट का अंतर अधिकतम होगा, वहाँ पे अधिकतम होगा। यानी अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंसेज होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। जब ज़्यादा अंतर होगा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में, तब वहाँ पे आपको क्या होगा, लाभ ज़्यादा मिलेगा। लाभ अधिकतमीकरण यानी लाभ अधिकतम कब होगा, तो ऊपर में ही हमने बता दिया। यहाँ पे फिर जानते हैं कि फर्म की कुल संप्राप्ति
तथा इसका कुल उत्पादन लागत के बीच का अंतर बताता है। बीच के अंतर यानी कुल संप्राप्ति यानी टोटल रेवेन्यू, कुल संप्राप्ति यानी टोटल रेवेन्यू और कुल उत्पादन लागत यानी टोटल कॉस्ट के बीच के जो अंतर होगा यही क्या बतलाता है, यही लाभ अधिकतम बताता है या लाभ अधिकतमीकरण को बताता है। हमारा यहाँ पे कहा गया कि पाई जनरली किसको बताता है, तो फर्म के लाभ को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। फर्म के लाभ को जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो पाई से डिनोट किया जाता है, यानी टोटल प्रॉफिट बराबर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट हो जाएगा। आगे आते हैं, लिखा गया है लाभ अधिकतम होने के लिए क्यू नॉट, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्यू नॉट पढ़ेंगे। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्यू नॉट पढ़ते हैं। इसका अर्थ होता है इंग्लिश में आउटपुट, इसका अर्थ इंग्लिश में क्या होता है, आउटपुट, और हिंदी में इसे निर्गत कहते हैं। तो कहा गया इसकी 3 शर्तें हैं। पहला है कि सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होगा, यानी अब सीमांत यानी एमआर हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा वो मार्जिनल कॉस्ट के क्या होगा, बराबर होगा, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। दूसरा बताया गया है कि आउटपुट पर सीमांत ह्रासमान नहीं होगा, यानी निर्गत पे जो सीमांत होगा यानी मार्जिनल होगा वो कभी लॉस नहीं हो जाएगा, वहाँ पे लॉस नहीं होगा। और फर्म को उत्पादन करते रहने के लिए अल्पकाल में, अल्पकाल का मतलब आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चाहिए, यानी थोड़े से समय में, तो अल्पकाल में कीमत औसत परिवर्तन लागत से अधिक होगा और दीर्घकाल में कीमत औसत लागत से अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि औसत परिवर्तन लागत से अधिक होगा, और यहाँ पे कीमत औसत लागत से अधिक होगा। इन दोनों बातों को याद रखिएगा। कहा गया कि जब तक सीमांत संप्राप्ति लागत से अधिक रहेगा, कहा गया है कि सीमांत संप्राप्ति का मतलब क्या हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू जो है जब भी मार्जिनल कॉस्ट से या कॉस्ट से अधिक होगा लाभ बढ़ते रहेंगे, यानी कहा जाएगा कि रेवेन्यू अगर ज़्यादा होते जाएगा कॉस्ट के मुकाबले तो आपको लाभ होगा, और जब सीमांत संप्राप्ति लागत से कम होगा तो लाभ भी कम होगा, हानि तो नहीं होगा लेकिन लाभ जो है वो पहले के मुकाबले कम हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि लाभों को अधिकतम होने के लिए, इसका मतलब ये हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर लाभ पाना है तो सीमांत संप्राप्ति और सीमांत लागत बराबर होनी चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त करना है तो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब आपको क्या होगा, अधिकतम लाभ होगा। औसत संप्राप्ति क्या होगा, औसत यानी एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का वक्र के बारे में बताया जा रहा है, यानी यहाँ पे हम लोग वक्र के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। कहा गया है कि औसत संप्राप्ति वक्र एवं सीमांत संप्राप्ति वक्र की मांग की लोच पर निर्भरता, क्या निर्भरता है, तो कहा गया है कि मिसेज जॉन रॉबिन्सन ने औसत संप्राप्ति यानी सीमांत संप्राप्ति तथा मांग की लोच के बीच एक गणितीय संबंध को स्थापित किया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसने एआर, एमआर और इलास्टिसिटी यानी लोच के बीच में गणितीय संबंध किसने स्थापित किया, तो मिसेज जॉन रॉबिन्सन हो जाएंगे, मिसेज जॉन रॉबिन्सन हो जाएंगे। कहा गया है कि एआर बराबर क्या होगा, तो सीमांत रेवेन्यू, यानी कहने का मतलब हो गया सीमांत संप्राप्ति यानी मार्जिनल रेवेन्यू इनटू में इलास्टिसिटी यानी लोच, और लोच माइनस नीचे में 1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की स्थिति बताई जाएगी तो कहा गया है कि लोच जो होगा वो इन्फिनाइट के क्या होगा, बराबर होगा, लोच जो होगा वो इन्फिनाइट के बराबर होगा। यहाँ पे बताया गया तब एमआर और एआर क्या होंगे, बराबर होगा। जब बराबर होगा, जब लोच जो होगा इन्फिनाइट के बराबर होगा तो ए और एमआर बराबर होंगे। उसके लिए ये सारी बातों को आपको ध्यान देना होगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एआर और एमआर क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी परफेक्ट कंपटीशन में ए और एमआर क्या होता है, बराबर होता है। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू आपस में बराबर होंगे।
लेकिन एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में क्या होगा, यानी मोनोपोली कंपटीशन में क्या होगा, तो जो लोच होगा वो एक से ज़्यादा होगा, लोच जो होगा एक से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब हो गया कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होगा, अर्थात औसत संप्राप्ति सीमांत संप्राप्ति से अधिक होगा। और आगम वक्रों का महत्व क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी जानना है। इंपॉर्टेंस ऑफ रेवेन्यू के बारे में एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ रेवेन्यू कर्व को बताइए, तो कहा गया है कि AR AC से बड़ा होगा तब लाभ होगा, AR AC से बड़ा होगा तो क्या होगा, लाभ होगा। AR का मतलब एवरेज रेवेन्यू, AC का मतलब हो गया एवरेज कॉस्ट हो गया। उसी तरह से एवरेज कॉस्ट जो होगा जब AR से बड़ा होगा, जब कॉस्ट बड़ा होगा तो हानि होगा, और जब रेवेन्यू बड़ा होगा तो लाभ होगा। ये लॉजिकली भी याद रखिएगा कि जब हम रेवेन्यू ज़्यादा होगा हमारे पास तो हमको लाभ होगा। हम पैसे किसी चीज़ में ज़्यादा लगा दिए हैं और उससे लाभ हमको कम मिल रहा है, यानी उसका रेवेन्यू कम मिल रहा है, तो हमें हानि हो जाएगी। और दोनों जब बराबर हो जाए तो कॉमन प्रॉफिट कहलाएगा। जब दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन, यानी समान लाभ बोला जाएगा। इसके बाद जो मेन टॉपिक है वो है सप्लाई। इसके पिछले वाले चैप्टर में हम लोग डिमांड के बारे में पढ़े थे, मांग के बारे में। आज हम लोग उसके डिमांड के बाद हम लोग सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि डिमांड और सप्लाई से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई से। तो कहा गया है कि सप्लाई है क्या, यानी थॉमस के अनुसार, ठीक है, थॉमस के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति यानी सप्लाई वह मात्रा है जो एक बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है। कहा गया है कि सप्लाई एक तरह का मात्रा है, क्वांटिटी है। मात्रा को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्वांटिटी है, जो कि क्या करता है कि एक बाजार में एक निश्चित समय के लिए, बाजार में एक निश्चित समय के लिए अलग अलग कीमतों पे उसे क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। अलग अलग कीमतों पे क्या किया जाता है, उसे प्रस्तुत किया जाता है, यानी बाजार में उसे पहुंचाया जाता है। इसी को हम लोग सप्लाई यानी पूर्ति कहते हैं। कहा गया है कि किसी वस्तु की पूर्ति यानी सप्लाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और ये आपके लिए VVI हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कहा गया है कि पहला तो ये देखना है कि वस्तु की कीमत कैसी है। अगर वस्तु की कीमत ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि वहाँ पे सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दूसरा है अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि एक वस्तु जो है वो दूसरे वस्तु से कहीं ना कहीं जरूर कंपटीशन रखने की कोशिश करता है। तो कहा गया कि अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतों पर भी ध्यान देना है। आगत की कीमतें, आगतों की भी कीमतों पे हमें ध्यान देना होगा। उत्पादक की तकनीक पे ध्यान देना होगा, फर्मों की संख्या पे ध्यान देना होगा, और फर्मों का उद्देश्य क्या है। जनरली हम लोग तो पढ़ते हैं कि फर्मों का मेन उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ कमाना होता है। और कर तथा आर्थिक सहायता से संबंधित सरकार की नीति क्या है। ये सारे चीज जो है वो सप्लाई को प्रभावित करते हैं। ये सारा चीज सप्लाई को क्या करेगा, प्रभावित करेगा कि सप्लाई वहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ये सारा चीज उसको इफेक्ट पहुंचाता है। अब कहा गया है कि सप्लाई कर्व यानी पूर्ति वक्र एवं उसका ढाल के बारे में हमें जानना है, इसके ढाल के बारे में जानना है। तो क्या है इसके ढाल के बारे में, तो कहा गया है कि पूर्ति वक्र का ढाल हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। यह वस्तु की कीमत तथा उसकी पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध बताता है, यानी दोनों के बीच में डायरेक्ट संबंध बताएगा। किसके संबंध, वस्तु की कीमत और वस्तु की सप्लाई, यानी प्राइस ऑफ गुड्स एंड द प्राइस ऑफ सप्लाई जो है वो और सप्लाई के बीच जो है वो डायरेक्ट संबंध बताता है। कहा गया है कि पूर्ति वक्र का ढाल, इसका ढाल आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो कहिएगा कि कीमत में परिवर्तन को पूर्ति मात्रा में परिवर्तन से भाग देने पर, कीमत में परिवर्तन को पूर्ति मात्रा में परिवर्तन से भाग देने पे क्या मिल जाएगा, तो ये हमें पूर्ति वक्र का ढाल आपको पता चल जाएगा। और उसका फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे लिख दिया गया, डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू। पी मतलब प्राइस हो जाएगा, डेल्टा क्यू मतलब परिवर्तन उसके मात्रा हो जाएगा। अब आते हैं सप्लाई शेड्यूल क्या है। सप्लाई शेड्यूल क्या है यहाँ पे,
तो सप्लाई शेड्यूल को दो भागों में बांटा गया है। सप्लाई शेड्यूल को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। पहला क्या है आपका? व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल यानी व्यक्ति दर व्यक्ति, यानी हर एक व्यक्ति का अलग अलग मांग के बारे में, सप्लाई के बारे में बताया जा रहा है। तो कहा गया है कि एक विक्रेता किसी समान अवधि विशेष में विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्रा बाजार में बेचने को तैयार रहता है उसे हम व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। अगर इसको सिंपल वर्ड में अगर आपको समझना है तो कहा गया है कि एक विक्रेता है, ठीक है, एक क्या है? विक्रेता है। और कहा गया है कि जो समय है, किसी समय अवधि में विशेष में विभिन्न वस्तुओं पर, विभिन्न यानी अलग अलग वस्तुओं पर कि जितनी मात्रा बाजार में बेचने को तैयार रहता है, यानी अलग अलग कीमतों पे, अलग अलग क्या हुआ कि विभिन्न कीमतों पे वस्तु की जितनी मात्रा वो बेच सकता है, इसी को हम लोग व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। दूसरा बताया जा रहा बाजार पूर्ति अनुसूची। तो कहा गया है कि बाजार के सभी फर्म अथवा विक्रेता, यानी सभी विक्रेता, वहां पे एक विक्रेता की बात हो रही थी, यहां पे सभी विक्रेता मिलकर के विभिन्न अलग अलग कीमतों पे बाजार में जो कुल मतलब टोटल कीमती मात्रा, कितनी मात्रा बेचने को तैयार है, इसे ही बाजार पूर्ति कहा जाता है। यानी जितने भी दुकानदार हैं बाजार में, जितने भी सप्लायर है, वो एक समय अवधि के अंतर में जितनी भी वस्तुओं को बेचने के लिए तैयार है, उसी को हम लोग बाजार पूर्ति अनुसूची यानी मार्केट सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। तो बाजार, अगर बाजार में सभी फर्म की बात होगी तो वो बाजार हो जाएगा, अगर एक फर्म की बात होगी तो वो व्यक्तिगत हो जाएगा। कहा गया है कि पूर्ति वक्र यानी सप्लाई कर्व के दो रूप हैं। सप्लाई कर्व के कितने रूप हैं? दो रूप हैं। पहला व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और दूसरा बाजार पूर्ति वक्र। कहा गया कि दोनों पूर्ति वक्र का ढाल नीचे की ओर बढ़ता है। दोनों वक्र का जो ढाल होगा नीचे की ओर क्या होगा? नीचे से ऊपर की ओर क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर बढ़ेगा, ये आपको हमने बता दिया यहाँ पर। और कीमत और पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होगा, यानी अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा, अगर कीमत बढ़ा सप्लाई भी बढ़ेगा। वो कब होगा? जब ये यहाँ पे कहा गया है कि व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और बाजार पूर्ति वक्र की बातों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, याद रखिएगा। अब है पूर्ति फलन को निर्धारित करने वाले तत्व। पूर्ति फलन, ठीक है, देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। फंक्शनल कहा गया कि पूर्ति फलन किसी वस्तु की पूर्ति तथा उसके बीच के फलनात्मक संबंध को बताता है। कहा गया है कि वस्तु की पूर्ति, एसएन को मतलब क्या हो गया? वस्तु की पूर्ति बराबर क्या होता है? तो इसका जो फंक्शनल होगा वो पीएन, पीआर, जी, जीपी, टीएन, ये सारी चीज क्या क्या होते हैं, क्योंकि इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए सारा चीज आपको डिटेल में यहाँ पे लिख दिया गया है। अगर आपसे बोला जाए एसएन का मतलब बताइए, तो वस्तु की पूर्ति। पीएन का मतलब अगर पूछा जाएगा तो वस्तु की कीमत। अगर यहाँ पे इसको पूछा जाएगा तो संबंधित वस्तुओं की कीमत हो जाएगा। जी का मतलब यहाँ पे फर्म का उद्देश्य बताया गया है। जीपी का मतलब यहाँ पे सरकार की, गवर्नर की पॉलिसी बताई गई है। सी का मतलब कॉस्ट हो जाएगा। टी मतलब टेक्निक यानी तकनीक की स्थिति हो जाएगी। और एन का मतलब हो गया फर्म की नंबर ऑफ फॉर्म हो जाएंगे, फर्म की संख्या हो जाएगी। तो ये अलग से आपको याद नहीं करना है। ये देखिए, इस वर्ड को पकड़िए और इस वर्ड को पकड़िए, बस यही आपको यहाँ पे वस्तु। पी का मतलब प्राइस, यहाँ भी प्राइस है और यहाँ भी प्राइस है। यहाँ प्राइस है वस्तु की कीमतों है, और यहाँ पे वस्तु से रिलेटिव। आर का मतलब क्या हो गया? आपका रिलेटिव हो गया। और ये नंबर हो गया वस्तु की कीमत, और ये वस्तु का प्राइस जो होगा वो रिलेटिव वस्तुओं का हो जाएगा। जी का मतलब यहाँ पे जनरली क्या हो जाएगा? तो जी का मतलब हो गया यहाँ पे फर्म का उद्देश्य आपको याद रखना है। और जीपी का मतलब हो गया गवर्नमेंट पॉलिसी याद रखना है। सी मतलब कॉस्ट हो गया। टी मतलब टेक्निक हो गया। एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ फॉर्म्स हो गए। तो ये अलग से नहीं दिया हुआ है, याद रखिएगा। कहा गया पूर्ति की कीमत लोच क्या है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ द प्राइस सप्लाई। चलिए देखते हैं।
कहा गया कि एक वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की पूर्ति मात्रा की क्रियाशील को मापती है, अथवा पूर्ति की कीमत लोच वस्तु की पूर्ति कीमत मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तथा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात बताता है। चलिए, इतना बड़ा कहानी आपने सुन लिया, समझ में नहीं आया होगा। अब नॉर्मल वर्ड में पढ़ते हैं कि अगर आपको यहाँ पे किसी वस्तु की पूर्ति कीमत लोच निकालना है तो क्या करना होगा। तो कहा गया है कि सप्लाई का मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, और पिछले वीडियो में अगर आपने हमारा डिमांड का वीडियो नहीं देखा है उसे जाकर देखिए, किस तरह से वहाँ पे प्रतिशत परिवर्तन निकाला जाता है। सेम रूल को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, अलग कोई नियम नहीं होता है, याद रखिएगा। दोनों में सेम ही नियम है, बस नाम बदल जाएंगे। वहाँ पे हो जाएगा आपका डिमांड और यहाँ पे आपका हो जाएगा सप्लाई, बस यही आपको अंतर दिखेगा। बाकी जो भी फार्मूला है वो दोनों में लगभग सेम ही मिलेगा या पूरी तरह से सेम ही मिलेगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो दोनों वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। डिमांड का एक अलग से आपको वीडियो बनाकर दे दिया गया है, आप उस वीडियो को बार बार देखिए और उसके बाद इस चीज को पे आके पढ़िए, देखिए आपको कितनी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे सप्लाई। अब पी का मतलब क्या बताया जा रहा है, कीमत के बारे में बताया, यानी सप्लाई में कीमत क्या हो जाएगा, तो पूर्ति की कीमत मात्रा यानी क्वांटिटी हो जाएगा, मात्रा यानी क्वांटिटी हो जाएगा। और क्वांटिटी परिवर्तन में कैसे हम लोग करते हैं, तो देखिए यहाँ पे डेल्टा क्यू बाई क्यू और इंटू 100, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मात्रा को प्रतिशत में निकालेंगे। देखिए यहाँ पर भी आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आ गया प्रतिशत में बदल गया। फिर उसके बाद प्राइस में होगा तो डेल्टा पी, याद रखिएगा, बाई पी इंटू 100 करने का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। जब किसी चीज़ को हम प्रतिशत में चेंज करते हैं, अगर आप जानते होगा, आपका मैथ अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा होगा तो आपने पढ़ा होगा 7 और 8 क्लास के मैथ के पुस्तक में कि अगर किसी चीज़ को प्रतिशत में या परसेंटेज में चेंज करना होता है तो उसे हम लोग 100 से मल्टीपल कर देते, उसे हम लोग 100 से गुना कर देते। इसीलिए ये 100 कहीं अलग से नहीं आया गया है, आप याद रखिएगा। 100 आने का मतलब हुआ इसे किस रूप में चेंज किया गया है, प्रतिशत के रूप में चेंज कर लिया गया है। तो ये नहीं समझिएगा सर क्वेश्चन में कहीं 100 लिखा रहेगा कि नहीं लिखा रहेगा, नहीं, क्वेश्चन में 100 नहीं लिखा रहेगा। आपसे अगर प्रतिशत में पूछेगा आपको उसमें 100 से क्या करना होगा, मल्टीपल करना होगा। बाकी सारी चीजें आपको प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, याद रखिएगा। कहा गया है कि डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 और डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 से 100 आपका कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, डेल्टा क्यू बाई, देखिए P बाई क्यू, और ये जो P है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसीलिए यहाँ ऊपर में P है, और ये Q कहाँ चल जाएगा, नीचे में चल जाएगा, और ये डेल्टा Q और ये डेल्टा P। अब ये किस तरह से होता है, इसके लिए आपको प्रोपोर्शनल चैप्टर या और रेशियो चैप्टर को पढ़िएगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि जब 1 2 3 4 अनुपात में रहता है तो किस तरह से हम लोग काम करते हैं, जिसे हम लोग मीडियन, जिसे मीन कहा जाता है और जिसे एक्सट्रीम कहा जाता है, ठीक है। बीच वाले को मीन और बाहर वाले को एक्सट्रीम कहा जाता है। ये किस तरह से होता है ये आपको रेशियो चैप्टर में पढ़ना होगा। कहा गया है कि पूर्ति की कीमत लोच के प्रकार। चलिए इसके टाइप्स जान लेते हैं हम लोग। तो जनरली ये 5 तरह का होता है, जिस तरह से हमने डिमांड में पढ़ा था वहाँ पर भी 5 तरह का होता है। यहाँ पर सप्लाई भी जो होगा वो भी 5 तरह का होगा। जब डिमांड 5 तरह का है तो सप्लाई भी कितनी तरह का होगा, 5 तरह का। कहा गया है कि जब सप्लाई का लोच जब 0 के बराबर होगा उसे हम लोग पूर्णतया बेलोचदार कहते हैं। कहा गया है कि जब लोच जो होगा 0 से छोटा होगा, लोच जो होगा वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा, उसे हम लोग बेलोचदार कहते हैं। जब लोच जो होगा 1 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इकाई के बराबर होगा, उसे हम लोग इकाई लोचदार कहते हैं। और जब लोच जो होगा 1 से बड़ा होगा उसे हम लोग लोचदार कहेंगे। और यहाँ पूर्ति का मतलब सप्लाई याद रखिएगा। और जब लोच जो होगा, सप्लाई का जो लोच होगा इन्फिनाइट यानी अनंत के बराबर होगा, इन्फिनाइट मतलब अनंत के बराबर होगा, तब वो क्या कहलाएगा,
पूर्णतया लोचदार कहलाएगा। पूर्णतया क्या कहलाएगा? लोचदार कहलाएगा। तो ये जनरली पूर्ति के कीमत के लोच के प्रकार थे। पूर्ति मात्रा में वृद्धि, पूर्ति मात्रा में वृद्धि हो जाएगा। तो कहा गया है कि पूर्ति मात्रा में वृद्धि, इसी को पूर्ति का विस्तार कहा जाता है। पूर्ति मात्रा में वृद्धि, इसी को पूर्ति का क्या कहा जाता है? विस्तार कहा जाता है। तो कहा गया है कि पूर्ति वक्र पर ऊपर की ओर, पूर्ति वक्र पर ऊपर की ओर संचलन वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण होता है। यानी कहा गया है कि वस्तु जो होगा जब ऊपर की ओर होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे पूर्ति मात्रा में वृद्धि, यानी पूर्ति का विस्तार कहेंगे। और पूर्ति मात्रा में कमी कब होगा, यानी पूर्ति का संकुचन कब होगा? तो पूर्ति वक्र पर नीचे की ओर संचालन होगा, यानी उसकी कीमतें जब नीचे की ओर जाएगी तब उसे हम लोग कमी के कारण, यानी उसकी कमी के कारण होता है। इसी को हम लोग पूर्ति मात्रा में कमी या पूर्ति का संकुचन कहते हैं। चलिए, और आज का लास्ट टॉपिक है आपका पूर्ति की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कहा गया है कि मांग के नियम की भांति पूर्ति का नियम भी एक गुणात्मक कथन है। जब आपने पढ़ा है डिमांड के बारे में, मांग के बारे में, तो वो भी एक गुणात्मक कथन था, ये भी एक गुणात्मक कथन है। कहा गया है कि मार्शल के अनुसार पूर्ति की लोच से अभिप्राय है कि कीमत में परिवर्तन के प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होने वाले परिवर्तन से होता है। यानी कहा गया है कि मार्शल ने बताया है कि जो पूर्ति का लोच है वो कीमत में परिवर्तन का जो प्रतिक्रिया स्वरूप होगा, जो फल होगा, पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से होगा। कहा गया है कि इसका लोच क्या होता है? तो वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन को वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से भाग दे दिया जाएगा तो पूर्ति का लोच निकल जाएगा, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपका निकल जाएगा। यानी ये आपके लिए यहाँ पे दे ही दिया गया है। तो दोनों बातों को याद रखिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे होगा और उसका लोच हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी उसकी लोच को हम लोग निकालने का तरीका आपको नीचे दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 को पढ़ेंगे।